बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये पेशावर का थाना अरमड़ का इलाका है और उसकी हदूद में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब शहीद हो गए हैं। अब ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा उन्हें जानता है। जो लोग पश्तो बोलते हैं उनको आइडिया है। बड़े शानदार मुकर्रर, बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन और पेशावर की एक जानी मानी शख्सियत, और अपने मौक़िफ़ की वजह से और अपने दबंग मौक़िफ़ की वजह से ये लोगों में बहुत मकबूल थे। इनके बहुत सारे जो वीडियो क्लिप्स हैं, बहुत सारे जो ऑडियो क्लिप्स हैं, वो हर तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते थे। और जिसकी वजह यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत खुलकर तनकीद करते थे। जब ये मंजूर पश्तीन साहब की पार्टी ने एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया था अक्टूबर में, तो उस वक्त भी ये काफ़ी मुतहर्रिक थे। फिर आर्मी चीफ ने जब कुरानी आयात सुनाकर हवाला दिया, तो उसके बाद इन्होंने बहुत तनकीद की थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर। ख़वातीन के एहतराम के हवाले से जब उन्होंने बात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब एक नक्काद के तौर पे उनके खिलाफ याद रखे जाते हैं और इन्होंने बहुत तनकीद की आर्मी चीफ साहब के ऊपर। उसके बाद DGISPR पे इन्होंने बहुत तनकीद की, उनके बयानात पे इन्होंने बहुत तनकीद की और ह्यूमन राइट्स के लिए ये आवाज़ें उठा रहे थे। इमरान खान साहब के मामलात में ये आवाज़ें उठा रहे थे। जो जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत की जा रही है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ ये आवाज़ें उठा रहे थे। तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब एक इख्तलाफी आवाज़ थे, एक इंडिपेंडेंट आवाज़ थे और एक नजरियाती आवाज़ थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर का निशाना बनने वालों के साथ खड़े हो रहे थे। अब DGISPR ने जब ये बात की थी ना कि आपको जहेज में मिले हैं ये सारे मादनियात, तो इस पे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीर की थी और बहुत ज़्यादा तनकीद की थी DGISPR पे। कुछ इंटरव्यूज भी इनके बड़े वायरल हुए थे। थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा जी कि मेरी जान खतरे में, और थोड़े दिन पहले इन्होंने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और वो बताते हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं कि वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से लचक पैदा करें। लेकिन मुफ्ती साहब ने अपने मौक़िफ़ के हवाले से लचक पैदा नहीं की और पश्तूनों की नज़र में या पश्तून नौजवानों की नज़र में उनकी बड़ी अहमियत और बड़ी वक़्त थी। लेकिन अब वो कत्ल हो गए हैं। एक धमाका किया गया और उस धमाके के नतीजे में दीवार के पास ID लगाई गई है। फिक्स एक बम किया गया था और मुफ्ती साहब जब वहाँ करीब थे तो धमाका किया गया, जिसके नतीजे में मुफ्ती साहब शहीद हो गए। उनकी जो फैमिली है वो बहुत परेशान है। जितने खैबर पख्तूनख्वा में लोग हैं, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी खबर की तरह फैली है। लोग इसके ऊपर मजम्मत कर रहे हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर बहुत तनकीद की है, हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। बल्कि फजलुर रहमान साहब ने जब आज सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उसमें उन्होंने कहा जी, मुल्क तो हुकूमत चला ही नहीं रही, मुल्क तो चला रही है एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ठीक नहीं चला रही। ये जाली हुकूमत है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई है और आज सारा कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। वही सब कुछ, जो कुछ भी मुल्क के साथ हो रहा है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और ये बाकी लोगों के बारे में उन्होंने कहा उन्होंने कोई औकात नहीं है और ना इनके पास कोई इख्तियार है। इख्तियार सारा का साथ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। बहरहाल ये एक और इख्तलाफी आवाज़ आज बंद हो गई। एक और ऐसी आवाज़ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती थी उसको खामोश करवा दिया गया। यही कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। रज़ी ताहिर साहब के बकौल ये मुफ्ती साहब जो है, इन्होंने बाकायदा हुकूमत को आगाह किया था कि इनकी जान को खतरा है और इनको धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और अब वो शहीद हो गए। और अब हुकूमत कहेगी जनाब ये बड़ा नुकसान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए था, जो बहुत ज़रूरी था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा किया नहीं गया और मुफ्ती साहब जो हैं वो शहीद हो गए। इससे पहले देखें, एक महीने के अंदर दो बड़े उलमा शहीद हो गए हैं। हामिदुल हक साहब की शहादत हुई इससे पहले, जो मौलाना समीउल हक साहब के बेटे हैं कोड़ा खटक में, और उसके बाद अब जो है ना मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब की शहादत हो गई है। और इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर एक आलिम दीन मुफ्ती जिन्होंने कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में मदद की थी, उनकी भी जो है उनको भी शहीद किया गया। वहाँ पे जो है वो भारत के अंदर इसको बहुत बड़ी खबर बनाया गया। भारत ने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में अचीव किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियां भारत को रोकने के बजाय इस वक्त एक ही टारगेट अचीव कर रही हैं, वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, एक खबर यह है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान में पेट्रोल को 70 रुपए लीटर करना था, अब वही शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है। यानी ये शहबाज शरीफ का एक बयान मैं निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कोरोना वायरस के दौरान शहबाज शरीफ साहब का बयान था, पूरी दुनिया की हालत बुरी थी, पतली थी, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। तो शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर करे। कीमत कम कर दे से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी हुकूमत को नुकसान ही नहीं होगा। आलमी मंडी में पेट्रोल की जितनी मर्जी कीमत हो, वो कह रहे जी कीमत कम करे, इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हुकूमत फायदे में रहेगी। 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचे। आज वही शख्स जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हुआ करता था, उस वक्त वो सस्ता पेट्रोल मांग रहा था और 70 रुपए लीटर पेट्रोल मांगता था। आज उस शख्स की हुकूमत है और उसने पेट्रोल की कीमत नहीं, पेट्रोल के ऊपर जो सिर्फ लेवी है उसको बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया। कीमत तो इसके बाद शुरू होगी ना, यानी अगर पेट्रोल 1 रुपए लीटर भी हो ना तो फिर 70 रुपए लीटर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि 70 रुपए तो उसके ऊपर लेवी ले रहा है। जिस शख्स ने यह दावा किया था कि उसकी हुकूमत होती तो वो 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचता, और इमरान खान को 70 रुपए पेट्रोल बेचना चाहिए लीटर, क्योंकि इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आज उस शख्स की हुकूमत है। आलमी मंडी में पेट्रोल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत आज 40%
सस्ता है, लगभग आधी कीमत पे मिल रहा है। और ये बेच कितने में रहे हैं? 70 रुपए तो सिर्फ उसके ऊपर ले भी ले रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप ये कैसे फ्रॉडी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं अप्रैल 2022 में जब खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल थी तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर थी। अब आलमी मार्केट में खाम तेल 3 साल की कम तरीन सतह पर यानी $68 फी बैरल पे आ गया है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल 256 रुपए फी लीटर है। फिर भी फार्म 47 की हुकूमत शिकस्त खोरदा वुजरा कहते हैं कि महंगाई में तारीखी कमी हो रही है। तो ये महंगाई में कमी तो नहीं हो रही, महंगाई में इजाफा ही हो रहा है। और ये हुकूमत ऐसे ही चल रही है जैसे वो पीआईए का त्यारा एक टायर के ऊपर लैंड किया है। ये नहीं मेरी समझ से बाहर है कि क्या दुनिया की कोई ऐसी एयरलाइन भी हो सकती है जो इतनी गाफिल होकर टायर उतारे तैयारे का और फिर भूल जाए और बाद में वो तैयारा जो है वो लैंड हो जाए एक टायर के ऊपर। ये किसी जर्नलिस्ट ने खबर दी, उन्होंने कहा जी वो टायर उधर से मिल गया है और ये गफलत है। यानी ऐसी गफलत कैसे हो सकती है कि एक टायर के ऊपर तैयारा चला गया, लैंड हो रहा है? यानी इससे ज्यादा भोंडी और गलीज हरकत हो नहीं सकती। और इस एयरलाइन के ऊपर अब कौन ट्रैवल करेगा? बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं जी पीआईए का रिस्क आप ना लें। इवन जो पीआईए के अंदर काम करने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे तैयारे इस काबिल नहीं है, ना हमारी सर्विस इस काबिल है, आप यहां पे अपनी जान का रिस्क ना लें। ये मुझे मेरे 2-3 दोस्तों ने ये बात बताई। हम ये बात करते नहीं इसलिए कि पाकिस्तानियों का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के रेवेन्यू और पाकिस्तान के इदारे का मामला है, लेकिन जान से कीमती तो कोई चीज नहीं होती ना। जब आप इंसानी जानों से खेलना शुरू कर देंगे तो सिर्फ हम इसलिए खामोश रहे कि जनाब ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, इसको ऊपर उठाना है, चाहे लोग उसके अंदर मरते जाएं। तो एक टायर के ऊपर इन्होंने ऐसे तैयारे को लैंड करवाया जैसे इन्होंने फार्म 47 के ऊपर असेंबली के अंदर बंदे लैंड करवाए थे। यानी हर चीज इस हुकूमत की जाली है, हर बात में इस हुकूमत की 2 नंबरी है। नाज़रीन, एक और पाबंदी लग गई है पाकिस्तान में और सिर्फ एक लाइन का पैगाम भिजवाया गया है न्यूज चैनल्स को। सराब बरकत साहब ने भी खबर दी है और न्यूज चैनल को सिर्फ एक लाइन का पैगाम भिजवाया गया और यह पैगाम वहीं से गया जहां से जाता है। यानी मुझे टीवी चैनल वाले जब कह रहे थे ना कि आपको हम रखना चाहते हैं अपने टीवी चैनल में, लेकिन हमें एक एनओसी दरकार है, तो वो एनओसी जो है वो पैमरा ने नहीं देना होता, हुकूमत ने भी नहीं देना होता, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने देना होता है, या आईएसपीआर से जारी होगा। तो अब जनाब एक लाइन का हुक्मनामा आया टीवी चैनल्स को और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। देख लेते हैं ना कौन सा टीवी चैनल उन्हें दिखाता है कि इम्तियाज गुल इज बैंड फ्रॉम अपीयरिंग ऑन टेलीविजन, कि अब इम्तियाज गुल साहब को बैन कर दिया गया है, टेलीविजन पे उनको नहीं दिखाया जाएगा। वजह क्या है? इम्तियाज गुल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जब अमेरिका को पकड़ के हवाले किया गया था शरीफुल्लाह को, तो उन्होंने कहा था कि ये एक कामयाबी के तौर पे आप देख रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव खबर है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बवक्त इस मामले को उठाया था और उसके बाद एक नया नैरेटिव बना था। तो इम्तियाज गुल साहब पे बहुत गुस्सा है जनाब एस्टेब्लिशमेंट को, और उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो तनकीद करते हैं हुकूमती पॉलिसीज पे, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज पे, लिहाजा उनको भी अब दीवार के साथ लगा दिया गया और उनको भी जनाब अब मना कर दिया गया कि किसी सूरत भी इम्तियाज गुल साहब अब टीवी चैनल पे दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल ये दावा है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में धमाके हुए, मैंने आपको रिपोर्ट किए कि ग्रेनेड्स के साथ जो है वो धमाके किए गए। आलम दीन जो है उनको शहीद कर दिया गया। थोड़े दिन पहले एक और आलम दीन को भी शहीद किया गया था। अब कोयटा के अंदर इस वक्त इतला आ रही है कि 3 जोरदार धमाके हुए हैं जिनमें 7 अहलकार जख्मी और 1 शहीद हो गया है। ये रात का इतला आई है। कोयटा के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश बम्बारों के दाखिले की इतलात भी सर्कुलेट कर रही हैं, जबकि लाहौर में 2 खुदकुश बम्बार दाखिल हुए जिनमें से एक पकड़ा गया है, दूसरे के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में एकदम बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सबकी तवज्जो इस दहशतगर्दी की तरफ नहीं है, बल्कि हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि किसी तरह भी करके इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को रोका जाए। नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ इसको लेकर के, और वॉइस ऑफ अमेरिका का यही इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बार बार बात कर रहा है कि जो DGISPR ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में कह रहे हैं कि जी जो बयान किए गए मामलात या जो दावे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक उनसे मैच नहीं करते। एनी शाहिदीन कुछ और बातें बता रहे हैं, मुसाफिरों ने जो कहा वो कुछ और है, और जो DGISPR ने और सरफराज बुक्टी ने कहा वो कुछ और है। जबकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिले ही नहीं हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि वो लोग गए कहाँ पे, और इस बारे में बहुत सारे लोकल सहाफ़ी भी आवाज़ें उठा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, कुछ और आलमी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाज़रीन, एक मौलाना तारिक जमील साहब का स्टेटमेंट आया, और मौलाना तारिक जमील साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें यकीन था कि इमरान खान जेल काट लेगा। यानी इससे पहले हमने जिसका भी इंटरव्यू सुना, जिस बहरूपिये का हमने इंटरव्यू सुना, उसने यही कहा, उन्हें ये नहीं, मुझे नहीं लगता था कि इमरान खान जेल काट सकता है या कैद काट सकता है। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इमरान खान कैद काट लेगा। ये जिस इमरान खान को पुराना जानते हैं वो कोई और था, ये इमरान खान एक मुख्तलिफ आदमी है। मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, जिस एतमाद के साथ वो जेल में जाने और जेल की कैद काटने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे, ये आदमी हार नहीं मानेगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि इमरान खान सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है। मुझे यकीन था कि वो ये कैद काट लेगा। अगर अडियाला जाकर उससे मिलने का मौका मिला तो कहूंगा शाबाश, कमाल कर दिया तुमने, तारीख बदल दी।
और दूसरे जो बहरूपीय हैं या कोई मौलवी हैं या इधर उधर से जो लॉन्च किए जाते हैं, वो कहते हैं जी वो तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो डर जाएगा, इमरान खान जो है वो भाग जाएगा, इमरान खान जो है वो बुज़दिल है, हार मान जाएगा। ये सारी बातें वो करते थे, लेकिन अब वो सारे अपने बेचारे गोंगलों से मट्टी झाड़ते हैं। अब उन्हें शर्म भी नहीं आती, माफी भी नहीं मांगते इमरान खान से कि हमने तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं जी मुझे पहले दिन से यकीन था कि इमरान खान ये जेल काट लेगा। नादरीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने आपको इससे पहले एक वीलॉग में कहा भी था कि मैं जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ हकायक शेयर करना चाहता हूँ। तो यहां मैंने वो चीज़ें निकाल कर रखी हैं। अब यहां से मैं आपको दिखाता हूं, जो मैप नंबर 1 है इसको अगर आप देखते हैं, ये जरा मैप मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप देखें। चाइना ने एक इनिशिएटिव शुरू किया इससे चंद साल पहले, और ये उनकी दहाइयों की, कई दहाइयों से जो वो मेहनत कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। चाइना ये चाहता है कि उनका माल दुनिया के हर कोने में पहुंचे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अब चाइना कर रहा है। वो ये चाहता है कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या उनका इक्विपमेंट हो, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान हो, खाने पीने की चीजें हो, मसनूई चीजें हो, इस्तेमाल की चीजें हो, कुछ भी हो, दुनिया में हर जगह पे जहां सारिफीन मौजूद हैं वहां पे डायरेक्ट चाइना का माल पहुंचना चाहिए। उसके लिए चाइना ने एक मनसूबा बनाया जिसको बेल्ट एंड रोड का मनसूबा कहते हैं। इसमें चाइना ने जमीन के ऊपर बहुत सारे रास्ते बनाने थे जहां से वो अपना माल दूर दराज के मुल्कों तक ले जाता, और इसके अलावा चाइना ने समंदर के अंदर भी कुछ बंदरगाहों को इस्तेमाल करना था ताकि दुनिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। अब चाइना ने इसको नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके जरिए से चाइना ने जाना कहां कहां था वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो चाइना ने जाना था यूरोप, एक उसने पहुंचना था रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप और उसके बाद अफ्रीका में। यह था चाइना का पूरा मिशन कि एशिया में हर तरफ उसका माल जाए, जैसा कि ये आपका ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ भी उसका माल जाए। उसके बाद जो रशिया है या रशिया से अलग होने वाली स्टेट्स हैं जिनको सेंट्रल एशिया आप कहते हैं, वहां पे उसका माल जाए। ईस्टर्न यूरोप में उसका माल जाए, और फिर जो यूरोप है, जर्मनी तक, फ्रांस तक, वो उसका माल वहां पे पहुंचे। ये इसका प्लान था। जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर भी चाइना टारगेट कर रहा था मार्केट को कि यहां पे भी हमारा माल जाना चाहिए, और इसके साथ साथ चाइना का जो बड़ा एक मंसूबा था वो पूरे के पूरे अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करने का था। इसके बाद अगले मरले में चाइना ने जो लैटिन अमेरिका है उसके बारे में पूरा एक मंसूबा बना रखा है। वहां पे ऑलरेडी चाइना का बहुत सारा सामान जाता है। तो ये चाइना का पूरा एक बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव था कि हमने दुनिया के अंदर अपने ऐसे रास्ते बनाने हैं जिन रस्तों के जरिए से चाइना के माल की रसद ना रुके, खाम माल चाइना को आता रहे और चाइना प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में माल भेजता रहे। चाइना का फॉर्मूला यह भी है कि वो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंडस्ट्री भी लगाने जा रहा था कि जिस जगह पे जो माल चाहिए उसको वहीं पे बनाओ और वहीं पे उसको बेचो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए से, या करीबी मुल्कों में वहां से निकालो। इसके तहत वो पाकिस्तान में भी काम करना चाह रहा था। ये पहला नक्शा अगर आप देखें तो ये बीजिंग से शुरू होता है और ये कई स्टेट से होता हुआ अफगानिस्तान के करीब से सेंट्रल एशिया से गुजरता है, फिर ईरान में दाखिल हो जाता है, वहां से ये तुर्की में चला जाता है और ये आगे चला जाता है। नीचे वाली अगर आप रेड लाइन देखें तो ये समंदर के अंदर ट्रेवल करती है किनारे किनारे पे। ये चाइना से निकलकर नीचे थाईलैंड की तरफ आती है, यहां से ये बांग्लादेश की तरफ जाती है। बांग्लादेश की बंदरगाह जो है वो चाइना के पास है। उसके बाद ये नीचे आ जाती है श्रीलंका में, जहां पे भी एक बंदरगाह चाइना के पास है। फिर ये आ जाती है गवादर में। अमली तौर पे गवादर की बंदरगाह इस वक्त चाइना के पास है, और पाकिस्तान क्योंकि पैसे वापस नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान, बंदरगाह ही देनी पड़ेगी। तो यहां पे भी चाइना इसको यूं इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आगे ये ओमान की तरफ जाते हैं, ओमान से आगे यूएई को टच करते हैं, और वहां से ये इराक के साथ बसरा में जाके टच कर जाते हैं। और फिर यही लाइन जो है वो ओमान में स्टे करने के बाद नीचे निकलती है और अफ्रीका के ममालिक को जाके टच करती है, और पूरा बरे आजम अफ्रीका फिर ये आगे से कवर करते हैं। तो ये है जनाब इसकी पहली पिक्चर जो आपने देखी। ये दूसरा नक्शा आप देखिए, इसमें आपको और क्लैरिटी के साथ नजर आएगा। जो ऊपर येलो वाला है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसमें आप गौर करें तो अब ये नए नक्शे के मुताबिक अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में जब से ये नई हुकूमत बनी है तो इन्होंने एंगेजमेंट की है चाइना के साथ, और अब अफगानिस्तान ने भी बेल्ट एंड रोड के लिए अपने मुल्क से जगह दी है चाइना को। तो चाइना अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करेगा। उसके साथ साथ जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सारे मुल्कों में से गुजरता हुआ, इवन मंगोलिया में से भी गुजर रहा है, तो ये पहुंचेगा इस्तांबुल, और वहां से फिर मॉस्को की तरफ, और मॉस्को से आगे फिर यूरोप में दाखिल होगा और बेल्जियम की तरफ जाएगा, नीचे से इटली की तरफ जाएगा। और जो ग्रीन वाली आपको लाइन नजर आ रही है ये सारे समुद्री रास्ते हैं, ये भी यूरोप को जाके टच करेंगे और कीनिया में नीचे अफ्रीका तक पहुंचेंगे। फिर यही माल जो है वो आपका साउथ अफ्रीका तक भी जाएगा। ये नेक्स्ट जो तीसरा मैप है इसको आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूरोप को कैसे घेरा है। ये जो ऊपर करके आपको एक पूरा एक मुंह सा नजर आ रहा है रेड कलर का नक्शे के अंदर, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोप को किस तरह से चाइना घेर रहा है। हमारी जितनी भी मसनूआत हैं वो यूरोप में पहुंचनी चाहिए, हमारे रास्ते जो है वो यूरोप के साथ भी खुलने चाहिए। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये बहरी जहाजों का रास्ता है, और ये जो रेड लाइन है ये कॉरिडोर है, यानी ये इसके ऊपर ट्रक चलेंगे, कंटेनर्स चलेंगे, तो ये वो वाला रास्ता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप ये देखिए ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है जो गवादर में जा रही है काशगढ़ से शुरू होकर। ये है सी पैक, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सी पैक है जनाब।
अब इस सी पैक का क्या चाइना को कोई फायदा होगा? देखें, पाकिस्तान अपने आप को गेम से आउट करता चला जा रहा है। वो कैसे कर रहा है, जरा अगला नक्शा आप देखें, फिर मैं आपको बताता हूं। ये नेक्स्ट मैप के अंदर अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर, या अफगानिस्तान के ऊपर वाले जो ममालिक हैं, इसके अंदर इस्तांबुल में, तुर्की में, एथेंस में, वेनिस में, जर्मनी में, मॉस्को में, हर जगह पे चाइना अपना बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव ये ब्लू लाइन में लेकर गया है। और जो रेड लाइन है, या जिसको आप पिंक लाइन कह सकते हैं, ये समुद्री रस्तों से यूरोप तक भी जा रहा है, अफ्रीका तक भी जा रहा है, सेंट्रल एशिया, नहीं, पाकिस्तान को ग्वादर को टच कर रहा है, और उसके बाद ये गल्फ ममालिक तक, यानी जो अरब ममालिक है वहां तक भी जा रहा है। तो ये आपने चारों मैप देख लिया। पाकिस्तान ने किया गया, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला। मैं आपको बार बार ये कहा करता था आज से चंद साल पहले तक कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास मौका है, और चाइना के लिए एक सबसे छोटा रास्ता बनने जा रहा है। ये जो इतने लंबे रास्ते चाइना अबूर कर रहा है पाकिस्तान के लिए, गवादर की बंदरगाह और ये जो सी पैक का रोड है, ये सबसे छोटा रास्ता बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की बातों में आकर अमेरिकी जंग का हिस्सा बनना पसंद किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात मुल्कों के साथ खराब हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान में एक अनारकी का दौर शुरू हो गया। उस अनारकी के दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। चाइनीज जो जितने भी इंजीनियर थे उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारे हमले हुए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब पाकिस्तान के अंदर ट्रेवल करना मुश्किल है। गवादर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, चाइना ने वहां पे ये बनाया, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मैंने वो देखा भी है। तो गवादर एयरपोर्ट के ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट बनेगा तो गेम चेंजर हो जाएगा। कोई एक इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक गवादर एयरपोर्ट के ऊपर नहीं उतरी। इतने महीने हो गए इफ्तिताह करके आ गए ये। क्यों नहीं उतर रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स गवादर में? उसकी वजह यह है कि आप दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। ओमान जो गवादर के बिल्कुल सामने वाक़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने गवादर का जो ये जजीरा है ये ओमान से लिया था, पहले ये ओमान की मलकियत होता था। अगर आप ओमान में खड़े हो जाएं समंदर के किनारे मखसूस जगहों पे, तो आपको गवादर नजर आता है। और अगर आप गवादर में ऊपर जाके, जहां वो पीसी होटल बना हुआ है, वहां टॉप पे जाके आप खड़े हो जाएं, तो वहां से आपको ओमान की लाइटें रात के वक्त आपको नजर आती हैं। तो ये जनाब, ओमान ने अपने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, दुबई ने अपने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, सऊदीया जो है वो उम्रे के वीजे रिजेक्ट करता चला जा रहा है। अरब ममालिक पाकिस्तान से नाराज है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात जानबूझ के हम बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। और चाइना परेशान है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। तो वो जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा और बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के। अब हालात ये है कि चाइना वो रास्ते ढूंढ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जो पाकिस्तान को बाईपास करके जा रहे हैं। मैक्सिमम होगा पता कि आने वाले दिनों में, अगर हमने अपना किबला ठीक ना किया, और अगर हम पाकिस्तान के अंदर अमनो अमान लाने में हम कामयाब ना हुए, और पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस वापस रीबिल्ड ना किया, पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम ना आया, अमनो अमान ना आया, तो फिर चाइना बारों बार रास्ते ढूंढेगा और वो सिर्फ आपकी गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करेगा। और उसने पहले ही कई मुल्कों की बंदरगाहें ले ली हैं, आपको भी अपनी बंदरगाह देनी पड़ जाएगी, क्योंकि पैसे वापस करने की तो अब औकात है नहीं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।